मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज अरस्तु के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा होगी और उस महत्वपूर्ण सिद्धांत का नाम है दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम। तत्कालीन यूनान में दास प्रथा समाज का एक आवश्यक अंग थी। बिना दासों के यूनानी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। सोचिए कि उस जमाने में एथेंस की जनसंख्या 6 लाख थी, उसमें 2 लाख नागरिक थे और 4 लाख दास होते थे। इतना ही नहीं, वहां पर जितने भी नगर राज्य थे, सभी नगर राज्यों में दास अनिवार्यतः होते थे और इन दासों की संख्या के आधार पर व्यक्ति की संपन्नता का आकलन होता था। जिस प्रकार से आज के जमाने में किसी के घर में खूब सारी लग्जरी गाड़ियां, कारें खड़ी हों तो हम उसको कहते हैं बहुत संपन्न, बहुत धनी व्यक्ति है। ठीक इसी प्रकार से प्राचीन यूनान में जिसके पास ज्यादा दास होते थे वह व्यक्ति समाज में सर्वाधिक धनी या संपन्न और कुलीन व्यक्ति माना जाता था। और चूंकि अरस्तु एथेंस में एक विदेशी नागरिक था, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यूनान की या एथेंस की किसी प्रथा का उस प्रकार से विरोध करे जिस प्रकार से उसके गुरु प्लेटो ने विरोध किया था। तो यदि हम प्लेटो और अरस्तु की मन स्थिति, उनकी राज्य में स्थिति के बारे में विचार करें तो स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने जितने भी विचार अभिव्यक्त किए वे सभी विचार क्रांतिकारी विचार थे। वह पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की वकालत करता है और इस उद्देश्य से उसने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। लेकिन अरस्तु एक विदेशी नागरिक था। जितनी हिम्मत प्लेटो में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति के विरुद्ध थी, वो हिम्मत अरस्तु नहीं दिखा सकता था। और वैसे भी सिकंदर महान की मृत्यु के बाद पूरा एथेंस का वातावरण उसके विरुद्ध हो गया था, जिसकी अंतिम परिणति उसकी आत्महत्या के रूप में सामने आई। तो देखें, अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है और दास प्रथा के बारे में जो उसके विचार हैं वो क्या है। अरस्तु कहता है कि अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हुए कुछ तर्क देता है। उसका कहना है कि अरस्तु की दास प्रथा स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? उसके मतानुसार उत्कृष्ट का निकृष्ट पर शासन होता है, मन का शरीर पर शासन होता है, पुरुष का स्त्री पर शासन होता है। कुछ व्यक्ति आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ व्यक्ति आज्ञा मानने के लिए जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति आज्ञा देता है, आदेश देता है, वह स्वामी होता है। जो व्यक्ति आदेश मानता है वह दास होता है। और इस प्रकार से वह स्वाभाविक प्रथा के रूप में दास प्रथा को मान्यता देता है और कहता है कि जो व्यक्ति आज्ञा देता है वह स्वामी है और दासों का काम है आज्ञा को मानना। और यह जन्मजात होता है। जो व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि होता है, अयोग्य होता है, अकुशल होता है, वह दास होता है। और जो व्यक्ति योग्य होता है, उच्च बुद्धि वाला होता है, जिसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं और योग्यताएं होती हैं और वह सामने दिखता है, उसे हम स्वामी कहते हैं। इस प्रकार से अरस्तु के मतानुसार दास प्रथा स्वाभाविक है। दूसरी चीज, लाभप्रद, दोनों के लिए लाभप्रद है। स्वामी के लिए भी लाभप्रद है, दासों के लिए भी लाभप्रद है। स्वामी के लिए दास प्रथा लाभप्रद कैसे है कि यदि दास हैं तो दास घर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। समझिए कि जो काम आज के जमाने में हम जानवरों से करते हैं, या अब तो सभी चीजें मशीनों से और मोटर वगैरह से, इंजन वगैरह से होता है, तो उस जमाने में जबकि सभी काम जानवरों से होता था, वो सब काम उस जमाने में दासों से लिया जाता था। तो दास घर की भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे, महिलाएं घर की अंदर की पूरी बातें, पूरा काम कर लिया करती थी। तो पुरुष वर्ग अवकाश से युक्त होता था, मतलब पुरुषों के पास अवकाश था। अवकाश क्या है? अवकाश का मतलब होता है वह समय जब व्यक्ति अपनी बुद्धि और शरीर का विकास करने के लिए समय निकाले, समय उसको मिलता है।
जब वह किसी मंदिर में जाकर के धार्मिक अभ्यर्थना करता है, किसी रंगमंच में जाकर के अपनी कलाकृति, अपना कलाकारी दिखाता है, किसी अखाड़े में जाकर के कुश्ती लड़ता है, युद्ध के लिए वह प्रेरित, वह आगे बढ़ता है, वह अपना मानसिक और सभी प्रकार से विकास करता है। जब उसको पूरा फ्री टाइम मिलता है, उसको अरस्तु अवकाश कहता है। आजकल के अवकाश के समान नहीं है। आजकल के तो अवकाश के, यदि मान लीजिए संडे है या कोई छुट्टी का दिन है, तो उस दिन 10-11 बजे तक सोते रहेंगे और उस दिन नहाएंगे भी नहीं। तो ये अवकाश यूनानी जीवन के अवकाश से भिन्न है। अवकाश का तात्पर्य यूनान में यह था कि व्यक्ति अपने बौद्धिक और जो शाश्वत गुण हैं उनका विकास करे, और यह अवकाश स्वामी को तब मिल सकता था जब दास विभिन्न प्रकार के कार्यों का, आर्थिक और भौतिक कार्यों का संपादन करे। तो इसलिए दास प्रथा स्वामियों के लिए आवश्यक है। दासों के लिए भी दास प्रथा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दासों की स्थिति एक अबोध बच्चे के समान होती है। जिस प्रकार से एक अबोध बच्चा अपना हित अहित नहीं सोच सकता, वह नहीं जानता कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, यही स्थिति दासों के लिए भी है। इसलिए दासों को स्वामियों के अधीन रह करके अपना विकास करना चाहिए। तो जिस प्रकार से दास प्रथा स्वामियों के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार से दास प्रथा दासों के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद वह नैतिक आधार पर भी दास प्रथा का समर्थन करता है। उसके मतानुसार अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति स्वामी होता है वह गुणी होता है, जो दास होता है वह गुणहीन होता है, जो आज्ञा देने का काम करता है वह स्वामी होता है, और यदि कोई आज्ञा देता है उसका पालन करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो स्वामियों के आदेशों का पालन करने वाला दास होता है। दासों में बुद्धि कम होती है, उनमें केवल इतनी बुद्धि होती है कि वे स्वामियों के आदेश को समझ सकें और उसको क्रियान्वित कर सकें, उसका पालन कर सकें। इतनी ही बुद्धि दासों में होती है। इन 3 आधारों पर अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है। इसके बाद अरस्तु दासों के प्रकारों की चर्चा की है। अरस्तु के मतानुसार 2 प्रकार की दास पद्धतियां होती हैं। एक है स्वाभाविक, दूसरा है वैधानिक। स्वाभाविक दास का मतलब जो जन्म से ही मंद बुद्धि होते हैं, अयोग्य होते हैं, अकुशल होते हैं, जिनमें ज्यादा क्षमता, ज्यादा योग्यता नहीं होती, ये स्वाभाविक दास कहलाएंगे। और जो व्यक्ति मंद बुद्धि न होकर के बुद्धिमान हो, योग्य हो, कार्यकुशल हो, ये सब स्वामी होंगे। इसकी चर्चा करते हुए और आगे अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने भी दासों को शारीरिक श्रम करने के अनुरूप बनाया है। प्रकृति दास और स्वामियों के बीच भेद करती है। किस प्रकार से कि दासों को चूंकि शारीरिक श्रम करना है, इसलिए उनके शरीर को और बड़ा और मजबूत बनाती है, और स्वामियों के शरीर को वह सीधा सरल बनाती है। स्वामी यदि शारीरिक श्रम करेगा तो उसे अवकाश नहीं मिलेगा, और अवकाश नहीं मिलेगा तो वह अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास और उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए चूंकि प्रकृति स्वयं स्वामी और दासों के बीच भेद करती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि दास प्रथा स्वाभाविक है और नैतिक है। तो अरस्तु कहता है कि दास प्रथा जो स्वाभाविक है, इसके अंतर्गत वे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो जन्म से ही मंद बुद्धि और अयोग्य होते हैं। दूसरा है वैधानिक। वैधानिक दास वे हैं उस जमाने में जो भी युद्ध आदि होते थे, विभिन्न नगर राज्यों के भी युद्ध होते रहते थे, तो जो व्यक्ति युद्ध बंदी के रूप में पकड़े जाते थे, उनको विजयी राष्ट्र उन सैनिकों को दास के रूप में प्रयोग करता था, उनका उपयोग करता था, उनको छोड़ा नहीं जाता था। उस देश के विजयी लोग, उस देश के स्वामी वर्ग के लोग उन सैनिक युद्ध बंदियों को दास बनाकर रख लेते थे, उनको मुक्त नहीं करते थे, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किया करते थे। तो अरस्तु 2 प्रकार की दासता का व्याख्यान देता है, और वह यह एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि यूनानी कभी भी किसी भी स्थिति में
दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये स्वजाति दुरति क्रमा, अपने नस्ल की श्रेष्ठता की भावना, आधुनिक युग में ये भावना जर्मनी के हिटलर में थी। और हिटलर कहा करता था कि जर्मन नस्ल सर्वश्रेष्ठ आर्य नस्ल है, और उससे ईश्वर ने, परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया में शासन करने के लिए बनाया है। इसी उद्देश्य से उसने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया था। तो अरस्तु में भी जातिगत नस्ल की श्रेष्ठता की भावना हम यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद मानवीय व्यवस्थाएं की हैं। अरस्तु ने मानवीय व्यवस्थाएं की हैं। मान लीजिए कोई ऐसी व्यवस्था जो कि मूलतः गलत है, अनुचित है, असमानता का प्रतीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि अरस्तु की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उसका विरोध कर सके, उसका समूलोन्मूलन के लिए प्रयास करे या उसके बारे में बात करे, इसकी स्थिति, ऐसी स्थिति अरस्तु की नहीं थी। इसलिए उसने कुछ मानवीय व्यवस्थाएं की हैं। कौन सी मानवीय व्यवस्था है? पहली है, स्वामियों को चाहिए कि वे दासों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, पशुता का व्यवहार नहीं करें। जैसे भी हो, दास प्रथा यूनान में प्रचलित थी, लेकिन रोमन दास प्रथा सर्वाधिक नृशंस और क्रूरता से युक्त थी। रोम में दासों से न केवल काम लिया जाता था, अपितु उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोड़ों से मारा जाता था, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। यूनान में भी थोड़ी बहुत ये प्रथा थी, लेकिन फिर भी अरस्तु कहता है कि स्वामियों को चाहिए कि वे दासों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या अत्याचार का व्यवहार न करें। दूसरी चीज, मुक्ति। यदि दास मंदबुद्धि है तो उसे स्वामी के अधीन रहना चाहिए। स्वामी के अधीन रह करके उसको सीखना चाहिए, अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। और जब वह अपने विवेक बुद्धि का समुचित विकास कर लेगा, उसे दासता से मुक्ति दी जा सकती है। तो उसने दासों की मुक्ति का समर्थन किया है। और विचारक कहते हैं कि अरस्तु ने मृत्यु के पहले जो अपना वसीयत तैयार किया था, उसके अंतर्गत उसने अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया था। तीसरी चीज, गुण के आधार पर तय, कौन स्वामी होगा, कौन दास होगा, यह व्यक्ति की योग्यता के आधार पर तय होगा। यह कोई आवश्यक नहीं कि स्वामी का पुत्र स्वामी ही बनेगा। यदि स्वामी का पुत्र मंदबुद्धि है तो वह मंदबुद्धि पुत्र भी दास बन सकता है। और यदि किसी दास का पुत्र योग्य है, गुणी है, तो वह व्यक्ति भी स्वामी बन सकता है। तो दासता और स्वामित्व, ये दोनों गुणों के आधार पर तय करने की बात अरस्तु कहता है। फिर युद्ध बंदियों को दास नहीं बनाया जा सकता। अरस्तु ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि युद्ध बंदियों को दास बनाना उचित नहीं, क्योंकि यह संभव है कि जो व्यक्ति युद्ध में परास्त हुआ, जो सैनिक युद्ध में परास्त हुआ, आत्मसमर्पण किया, वह बुद्धि और विवेक की दृष्टि से विजयी सैनिक से ज्यादा योग्य हो। इसलिए युद्ध बंदियों को हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में दास बनाना उचित नहीं है। और आखिरी बात कहता है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता। उसे अपनी जातिगत श्रेष्ठता पर ज्यादा गर्व था, इसलिए उसने कहा यूनानियों को दास बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यूनानी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नस्ल से संबंधित हैं। इसके बाद अब देखें आलोचना। इस प्रकार से अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, उसने पॉलिटिक्स में इसका उल्लेख किया, लेकिन दास प्रथा तो अपने आप में एक बुरी बात है, एक गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? देखें, पहली बात है यह अप्राकृतिक है, क्योंकि हम इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। अमेरिकन स्वाधीनता की घोषणा में स्पष्ट लिखा गया था, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। दास प्रथा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच बड़े और छोटे के रूप में, आज्ञा देने वाले, आज्ञा मानने वाले, उत्कृष्ट और निकृष्ट के रूप में, शासन करने के रूप में इसका वह समर्थन करता है। इसलिए दास प्रथा अप्राकृतिक है, यह प्राकृतिक नहीं है।
क्योंकि यह मानव समानता पर आधारित है। दूसरी चीज, दास बुद्धि शून्य नहीं होते। आलोचक कहते हैं कि दास यदि बुद्धि शून्य, पूरी तरह से कोई व्यक्ति बुद्धि शून्य हो तो काम कैसे करेगा? उसे आप कहेंगे पानी लाने के लिए वह लकड़ी लेकर आएगा। तो इनमें इतनी बुद्धि तो है कि वे स्वामी के आदेश को मान सकें, समझ सकें, उसके अनुसार काम करें। तो यदि उनमें बुद्धि है तो ऐसी परिस्थितियां उनको दी जानी चाहिए जिससे वे अपना समुचित विकास कर सकें, न कि उनको दास बना करके उनका शोषण किया जाए। यदि अरस्तु दासों को एक बार मनुष्य मानता है तो आलोचक कहते हैं, बारकर कहता है कि यदि अरस्तु दासों को मनुष्य की श्रेणी में सम्मिलित करता है तो दासों को प्रत्येक परिस्थिति में मानव समझा जाना चाहिए, उन्हें जानवरों के समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी, योग्यता की कसौटी क्या? अरस्तु कहता है कि जो दास स्वामी के अधीन रह करके अपना विकास कर लेते हैं उन्हें दासता से मुक्ति दी जा सकती है, लेकिन इसकी कसौटी क्या होगी? क्या अरस्तु कोई परीक्षा लेगा कि परीक्षा में पास हो गए तो वो दासता से मुक्त हो जाएगा, स्वामी की श्रेणी में आ जाएगा? इसकी कोई कसौटी नहीं है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि अरस्तु यदि दासों को मुक्त करने की बात कहता है तो उसकी कसौटी क्या है, इसके बारे में अरस्तु कुछ नहीं बोला है। इसके बाद चौथा है, यदि प्राकृतिक है तो मुक्ति कैसे होगी? अरस्तु कहता है कि दास प्रथा प्राकृतिक है। यदि प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, तो दास तो हमेशा दास बना रहेगा, दासता से मुक्ति कैसे होगी? यदि दासता से मुक्ति हो जाए, मिल जाएगी किसी व्यक्ति को, तो यह तो अप्राकृतिक हो जाएगा। तो स्वयं अरस्तु यहां पर दो विपरीत बातें कहता है, उसके विचारों में विरोधाभास है। और अंतिम है, यह अप्रजातांत्रिक है। यह व्यवस्था पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व होता है। यदि प्रजातंत्र में समानता नहीं है तो वह उस देश में प्रजातंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। और कम से कम आज इस 20वीं 21वीं शताब्दी में दास प्रथा को किसी भी रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी। इस दास प्रथा के विरुद्ध गृह युद्ध हुआ था। घटना क्या थी? जैसे हम उत्तर भारत दक्षिण भारत बोलते हैं, इसी प्रकार से संयुक्त राज्य में भी उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। उत्तरी क्षेत्र औद्योगिक प्रधान है, दक्षिण क्षेत्र कृषि प्रधान, अभी भी पहले से भी चला रहा है। तो जहां पर कृषि व्यवस्था थी, मतलब दक्षिणी भाग में, वहां पर दास प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर चलती थी। तो हुआ यह कि दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाला एक दास अपना निवास स्थान बदल करके उत्तरी क्षेत्र में चला गया और उसने घोषणा कर दी कि वह दास अब नहीं रहा, दासता से मुक्ति की बात उसने कर दी। तो उसका जो स्वामी था उसके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि दास हमेशा दास ही बना रहेगा, चाहे वह दक्षिण में रहे उत्तर में रहे। और इस चीज को लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, जिसके विरुद्ध अब्राहम लिंकन ने युद्ध किया था। और आखिरकार अब्राहम लिंकन की बलिदान के बाद यह दास प्रथा समाप्त हुई। तो दास प्रथा इतनी भयंकर हो सकती है कि वह लाखों लोगों की हत्या भी कर सकती है। इसलिए दास प्रथा किसी रूप में स्वीकारणीय नहीं है। और उसके बाद निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि दास प्रथा का समर्थन अरस्तु करता है, लेकिन दास प्रथा किसी भी रूप में स्वीकारणीय नहीं है। यद्यपि उसने, जैसे बच्चों को कड़वी गोली जब दी जाती है तो उसके चारों तरफ गुड़ या शहद लपेट दिया जाता है, अरस्तु के द्वारा ये जो मानवीय व्यवस्थाएं की गई हैं वह कड़वी गोली के चारों ओर शहद लपेटने वाली बात है। अरस्तु ने चाहे जिस किसी प्रकार से दास प्रथा की बातें कही हो, दास प्रथा अनुचित है तो वह हर दृष्टि से अनुचित है और अनुचित बातों को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। मैक्सी ने जब पॉलिटिक्स पढ़ा था, मैक्सी नाम का एक विचारक है, एक बड़ी बड़ी उसकी राजनीतिक दर्शन पर पुस्तकें हैं, तो मैक्सी ने जब पॉलिटिक्स पढ़ा था तो उसने इस पॉलिटिक्स को राज्य संबंधी अरस्तु के विचारों को
पढ़ करके उसने कमेंट किया था कि अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र के लिए सबसे बड़ी देन है। और जब आगे पढ़ते गया जब उसने दास प्रथा का समर्थन देखा अरस्तु के द्वारा, तो उसने कहा कि इस पुस्तक को अवैध घोषित कर दी जानी चाहिए। तो दास प्रथा हर दृष्टि से अनुचित है, लेकिन अरस्तु कहता है कि अरस्तु ने मध्यम मार्ग अपनाया। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि अरस्तु की मानसिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी। वह मध्यम मार्ग का अनुसरण कर सकता था, उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और उसने कुछ मानवीय व्यवस्थाएं स्थापित की, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि दास प्रथा उचित नहीं है। आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।